किस वीडियो के अंदर हम आप सभी के साथ में अपनी क्लास 8 हिस्ट्री सब्जेक्ट के चैप्टर नंबर 5 को स्टार्ट करने वाली हैं। और यार अगर आपने अभी तक इससे पहले वाले चैप्टर्स की वीडियो को नहीं देखा है तो आप उनको भी जाके देख सकते हैं। आपको पूरी कंप्लीट प्लेलिस्ट हमारे चैनल के ऊपर देखने को मिल जाएगी। ठीक है, तो चलो यार माय फ्रेंड्स फटाफट से कंटिन्यू करते हैं हमारे चैप्टर को एंड आपको यहाँ से बताते हैं इन द प्रीवियस चैप्टर। ओके, तो यहाँ से ओवरव्यू स्टार्ट हो रहा है, इसके लिए यहाँ पे कन्फ्यूजन सी क्रिएट कर रखी है और ये बता रखा है आपकी इस फिगर के बारे में। ठीक है, तो पहले मैं आपको फिगर के बारे में बताता हूँ एंड फिर हम कंटिन्यू करते हैं। ओके, तो यहाँ पे ये जो फिगर है माय फ्रेंड्स, ये आपको शो कर रखी है सिपाहीज एंड पीजेंट गैदर फोर्स फॉर द रिवोल्ट एंड दैट स्प्रेड अक्रॉस द प्लेन्स ऑफ द नॉर्थ इंडिया इन 1857। ये भाई आप इस पिक्चर के अंदर क्लियरली देख सकते हो कि आपके बहुत सारे सिपाही लोग और साथ में जो जमींदार लोग थे, पीजेंट से, सभी इकट्ठा हो रखे हैं अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह करने के लिए। ठीक है, ये पिक्चर आपको ये चीज़ शो करती है। उसके बाद यहाँ पे ओवरव्यू में बोलता है चैप्टर के, इन दी प्रीवियस चैप्टर्स यू लुक्ड एट द पॉलिसीज ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी एंड द इफेक्ट दे हैड ऑन डिफरेंट पीपल्स। कि भाई जो हमारे पीछे चैप्टर्स गए उन सभी के अंदर हमने स्टडी किया कि भाई जो आपके अंग्रेज़ थे वो कौन सी पॉलिसी हमारे इंडिया के अंदर लेके आए, यानी कि जो आपकी ईस्ट इंडिया कंपनी थी कौन सी पॉलिसी हमारे इंडिया के अंदर लेके आए, उसको जो पॉलिसीज़ वो लेके आए थे उनके ऊपर जो अलग अलग लोग थे उनके ऊपर क्या प्रभाव पड़ा उन पॉलिसीज़ का। ठीक है, जैसे कि आपके राजा थे, रानी थी, आपके पीजेंट थे, लैंड होल्डर थे, ट्राइबल लोग थे, सोल्जर्स थे, उनके ऊपर क्या क्या अफेक्ट पड़ा उन पॉलिसीज़ का। और आप ये बात भी जानते हैं कि कहीं ना कहीं सभी इन पॉलिसीज़ से बुरी तरीके से अफेक्ट हुए थे। ठीक है, उसके बाद माय फ्रेंड्स आगे कहता है, You have also seen how people resist policies and actions that harm their interest to go against their sentiments। और आपने पीछे वाले चैप्टर के अंदर ये भी जाना कि भाई लोगों के अंदर एक विद्रोह की आग पनपने लगी थी कि भाई यहाँ पे यार ये हमारे सारी पॉलिसीज बिल्कुल खिलाफ बना रहे हैं और जो हमारी पावर है वो छीनती चली जा रही है। ठीक है, यहाँ पे सबसे पहले पॉइंट के अंदर आप सभी को बताता है कि भाई जो नवाब थे उनके साथ में क्या हो गया था, उनकी जो पावर थी वो लॉस हो गई थी। यहाँ पे बता रखा है आपको थोड़ा बहुत ओवरव्यू देने के लिए, सिंस द मिड 18th century, Nawab and Rajas had seen their power erode. They had gradually lost their authorities and honor। अब यहाँ पे बता रखा है कि भाई आपकी जो मिड 18th सेंचुरी थी ना माय फ्रेंड्स, उस तक जो आपके राजाओं थे उनकी जो पावर थी वो काफ़ी हद तक इरोड कर दी थी इन लोगों ने, यानी कि बिल्कुल ख़त्म करने की कगार पे कर दी थी। और इस वजह से माय फ्रेंड्स उनका जो भाई मतलब कि उनके मन में गुस्सा भी आ रहा था और जो उनकी पहले वाली अथॉरिटी और होनर मतलब कि लोगों की नज़रों में जो उनका पहले वाला सम्मान था अब वो सम्मान भी यहाँ पे गिरने लगा था आपका। ठीक है, अब आगे कहते हैं, रेजिडेंट्स हैज़ बीन स्टेशनड इन द मैनी कोर्ट्स, द फ्रीडम ऑफ द रूलर्स reduce their armed forces disbanded and their revenue and territories taken away by स्टेजीज। अब यहाँ पे माय फ्रेंड्स आप सभी को बता रखा है कि भाई जो राजा थे उनको उन्होंने ये लिमिट भी लगा दी थी कि भाई आप इससे ज़्यादा बड़ी सेना अपने पास में नहीं रख सकते, जो आप टैक्स इकट्ठा करते हो उसमें से आपको इतना सारा टैक्स हम लोगों को देना पड़ेगा। एंड माय फ्रेंड्स जो उनकी मतलब कि कई बार तो क्या होता था पूरे के पूरे साम्राज्य के ऊपर अंग्रेज अपना अधिकार जमा लेते थे। ठीक है, सो कुछ इस तरीके के कामों के कारण माय फ्रेंड्स यहाँ पे जो राजा थे उनके अंदर में काफ़ी गुस्सा हो गया था, जो उनकी पहले वाली मतलब लोग नज़रों में सम्मान था, इज्जत थी, अब वो भी घटने लगी थी आपकी। आगे आप सभी को बताता है, मैनी रूलिंग फैमिलीज ट्राई टू नेगोशिएट विद द कंपनी टू प्रोटेक्ट देयर इंटरेस्ट। फॉर एग्जाम्पल रानी लक्ष्मी बाई ऑफ द झांसी wanted the company to recognize her adopted son as her hierarchy of the kingdom after the death of the husband. Nana Sahab, the adopted son of the Peshwa Bajirao II, pleaded that he be given his father pensions when the latter died. However, the company, confident of its superiority and the military powers, turned down these प्लीज़। अब यहाँ पे माय फ्रेंड्स हुआ क्या कि कुछ लोगों ने भाई अंग्रेज़ों के साथ में नेगोशिएट करने की भी कोशिश की, यानी कि उसने कहा कि भाई आप जो पॉलिसी लेके आ रहे हो हम उसको मान लेंगे, हमें कोई दिक्कत नहीं है, हम आपके साथ में हाथ मिलाने को तैयार हैं, लेकिन हमारी कुछ पॉलिसीज़ हैं आपको उनको फॉलो करना होगा। जैसे कि आपकी जो रानी लक्ष्मीबाई थी उसकी पॉलिसी क्या थी कि वो चाहती थी कि भाई जो हमने गोद लिया है ये बच्चा हमने मिलके, तो इस बच्चे को वो क्या कर दे, हमारा मतलब कि हमारे बाद यहाँ पे जो राजगद्दी पर उसको बैठने दे। जबकि अंग्रेज़ क्या कह रहे थे कि हम इसको आपके बाद आपका वेद संतान नहीं मानते तो हम इसको राजगद्दी के ऊपर नहीं मानेंगे, ना ही हम इसको राजा मानेंगे। ऐसा ही माय फ्रेंड्स जो आपके बाजीराव पेशवा थे उन्होंने एक सन को गोद लिया था।
जिसका नाम था नाना साहब। ठीक है, उन्होंने नाना साहब को यहाँ पे गोद लिया था और उसके बाद जो नाना साहब थे अब वो चाहते थे कि भाई जो बाजीराव पेशवा हैं अब वो तो नहीं रहे, तो जो उनको पेंशन मिलती थी मेरे फादर को अब वो पेंशन मेरे को दी जाए। लेकिन अंग्रेज़ों ने उसको उसका मतलब कि वेद पुत्र मानने से मना कर दिया। उन्होंने कहा कि भाई आपने इसको गोद लिया तो हम इसको यहाँ पे नहीं मानेंगे, यहाँ पे इसको मतलब कि इसकी अथॉरिटी को स्वीकार नहीं करेंगे। और उन्होंने अपनी मिलिट्री पावर को देखते हुए, अपनी सुपेरिटी को देखते हुए इन सभी जो उसके पास ये रिक्वेस्ट आ रही थी नेगोशिएशन के लिए, इन सभी को उन्होंने रिजेक्ट कर दिया अंग्रेजों ने। ठीक है, अब आगे बताते हैं। अवध was one of the last territories to be annexed in 1801. A subsidiary alliance was imposed on Awadh and in 1856 it was taken over. Governor General Dalhousie declared that the territory was being misgoverned and the British rule was needed to ensure proper administration. अब माय फ्रेंड्स यहाँ पे बताते हैं कि भाई जो आपकी अवध टेरिटरी थी ना, उसको अंग्रेज़ों ने 1801 के अंदर उसके ऊपर सब्सिडरी अलायंस लगा के उसको अपने अंडर में ले लिया था 1856 के अंदर। और यहाँ पे बता रहे हैं उसके बाद कि जो आपके यहाँ पे गवर्नर जनरल थे ना आपका, इनका नाम डलहौजी था, उन्होंने कहा कि भाई जो अवध का राजा है वो अच्छे से अपने शासन को वहाँ पे नहीं चला पा रहा, तो उससे इस टेरिटरी को ले लो और अब इस शासन को हम चलाएंगे। और इस तरीके से उन्होंने अपने अंडर इसको ले लिया आपकी अवध की टेरिटरी को। ठीक है, उसके बाद आगे बोलता है द कंपनी इवन बिगेन टू प्लान हाउ टू bring the Mughal dynasty to an end. The name of the Mughal king was removed from the coins minted by the company in the 1849. Governor General Dalhousie announced that thereafter the death of Bahadur Shah Jafar, the family of the king would be shifted out of the Red Fort and given another place in Delhi to reside. In 1856, Governor General Canning decided that Bahadur Shah Jafar would be the last Mughal king, and after his death, none of his descendants would be recognized as king. अब माय फ्रेंड्स यहाँ पे आप सभी को बताते हैं बेसिकली यार जो अंग्रेज थे उन्होंने अवध को अपने अंडर में लेने के बाद उन्होंने ये भी सोच लिया था कि जो अवध को अंडर में ले रहे थे उसी टाइम कि भाई जो मुगल डायनेस्टी इतनी बड़ी डायनेस्टी है इंडिया की, इसको हम बिल्कुल एंड इसका मतलब इसका पूरी समाप्ति कैसे कर दें। उन्होंने यहाँ पे भाई जो आपके लॉर्ड डलहौजी थे उन्होंने यहाँ पे कह दिया था कि भाई जो मुगल राजा अभी रेड फोर्ट के अंदर रह रहे हैं बहादुर शाह जफर, जब ये नहीं रहेंगे तो इनके बाद इसकी जो परिवार था उसको रेड फोर्ट से निकाल के दिल्ली में कहीं और उसको जगह दे दी जाएगी। यहाँ पे रेड फोर्ट जो है फिर वो हमारे अंडर में आ जाएगी। ठीक है, उसके बाद आगे चल के जो यहाँ पे लॉर्ड कैनिंग आए, उन्होंने कहा कि जो बहादुर शाह जफर हैं जब यही यहाँ के लास्ट हम इसको राजा मानेंगे मुगल डायनेस्टी का, इसके बाद कोई भी मुगल डायनेस्टी का राजा स्वीकार नहीं किया जाएगा, यानी कि डायनेस्टी ख़त्म हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद कहते हैं दे वुड जस्ट बी कॉल्ड प्रिंसेस, सिर्फ अब उनको हम राजकुमार बोलेंगे, किसी को भी हम राजा नहीं बोलेंगे। और यहाँ तक कि माय फ्रेंड्स उन्होंने क्या कर दिया था, अब जो यहाँ पे मुगल एम्परर थे उनका जो सिक्कों के ऊपर पहले नाम लिखा जाता था उसको भी लिखना इन लोगों ने यहाँ पे बंद कर दिया था। ठीक है माय फ्रेंड्स, तो आप समझ सकते हैं इससे कि भाई जो राजा लोग थे उनके ऊपर कैसे अफेक्ट पड़ा अंग्रेजों की नई नई पॉलिसीज़ का। ठीक है, उसके बाद आगे कहते हैं द पीजेंट एंड द सिपाहीज, कि भाई जो आपके किसान लोग थे और जो सिपाही लोग थे उनके ऊपर कैसे अफेक्ट पड़ा ब्रिटिश की पॉलिसीज़ का। यहाँ पे जस्ट आपको एक ओवरव्यू दे रहे हैं। ठीक है, तो आप इसको ज़्यादा डीप में मत समझना कि आप बोलेंगे कि भाई यहाँ पे इस चैप्टर के अंदर हमें ज़्यादा डीप में नहीं दिया गया। फ्रेंड्स ये हम सब पहले डिस्कस कर चुके हैं हमारे पिछले चैप्टर्स के अंदर, यहाँ पे सिर्फ आपको वो बातें रिमाइंड कराने के लिए इस बुक के अंदर ये चीज़ें दी गई हैं। ठीक है, तो चलो यार अब किसानों के बारे में और सिपाहीज़ के बारे में भी जान लेते हैं। तो यहाँ पे बताता है इन द कंट्री साइड पीजेंट्स एंड जमींदार resented the high taxes and the rigid method of revenue collection. Many failed to pay back their loan to the moneylenders and gradually lost their lands that they tilled for generations. The Indian Sipahis in the employ of the company also had reason for discontent. They were unhappy about their pay allowances and the condition of the services. Some of the new rules, moreover, violated their religious sensibilities and the beliefs. Did you know that in those days many people in the country believed that if they crossed the sea they would lose their religion and caste? So when in 1824 the Sipahis were told to go to Burma by the sea route to fight for the company, they refused to follow the order. Though they agreed to go by the land route, they were severely punished, and since the issue did not die down in 1856, the company passed a new law which stated that every new person who took up employment in the company army had to agree sever overseas if required. अब माय फ्रेंड्स यहाँ पे क्या कुछ बता रहे हैं, चलो मैं आपको उसको अच्छे से एक्सप्लेन करता हूँ। ठीक है,
तो यार यहाँ पे आप सभी को बता रहे हैं कि भाई जो जमींदार लोग थे वो यार कर्ज में डूब रहे थे। वो कर्ज में कैसे डूब रहे थे, चलो मैं आपको बना के बताता हूँ यहाँ पे, ठीक है। अब मानो यार ये आपका जमींदार है, ठीक है। उसके बाद माय फ्रेंड्स ये समझो जो कि इसको पैसे देता है, मनी लेंडर, यानी कि अमीर लोग आप इसको कह सकते हो। उसके बाद ये है माय फ्रेंड्स यहाँ पे हो गई आपकी ब्रिटिश गवर्नमेंट के लोग, यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी, ठीक है। अब यार इसके पास, बेचारे के पास है ये ज़मीन। अब यहाँ पे ये बेचारा खेती करता है, ठीक है। अब इसको खेती करने के लिए यहाँ पे आपको पता है कि भाई इसको बीज भी चाहिए रहेंगे और भी सामान चाहिए रहता है खेती करने के लिए। तो ये गया मनी लेंडर के पास लोन लेने के लिए, ठीक है। इसने यहाँ से माय फ्रेंड्स लोन लिया एंड देन लोन लेने के बाद यहाँ पे खेती की। अब जो भी यहाँ पे उपज हुई उसका इसने टैक्स दे दिया, और टैक्स इतना ज़्यादा देना पड़ता था कि जो इसके पास बचता था या तो इससे वो अपने घर का खर्च ही चला ले, या फिर मनी लेंडर का जो मतलब कि उसने यहाँ पे लोन लिया था उसको वापस कर दे। तो वो मनी लेंडर का लोन अगर नहीं दे पा रहा था तो फिर क्या हो जाता था, ये मनी लेंडर बाद में इसकी जो ज़मीन थी उसको हड़प लेते थे, ठीक है। अब मानो यार मनी लेंडर ये था, इसके पास में इसकी ज़मीन चली गई, ये आपका किसान बेचारा ऐसे ही रह गया। इसके पास जो पहले ज़मीन थी वो ज़मीन भी नहीं रही जिसके ऊपर ये बहुत सालों से काम कर रहा था। तो अब इसके साथ में क्या सीन होगा आप समझ सकते हैं, इसको गुस्सा लाजमी आना ही है। तो ये सीन बताते हैं आपके जमींदार के साथ में, और उसके बाद बताते हैं सिपाहियों के साथ में क्या सीन हुआ था, ठीक है। यहाँ पे बता रखा है कि जो आपकी ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो यार यहाँ पे जो आपके सिपाही थे उनको बहुत कम पे देती थी, बहुत कम उनको मतलब कि फैसिलिटीज़ दी जाती थी। उसके बाद माय फ्रेंड्स जैसे कि आपको पता है कि सरदार भाई आपके पग पहनते हैं, तो ऐसे कुछ जो उनके मतलब कि धर्म से जुड़े हुए चीज़ें थी ना, उनको भी वो आगे चल के इनकार करने लगे थे आपकी ईस्ट इंडिया कंपनी। सो इसी वजह से माय फ्रेंड्स लोगों के अंदर में भाई उनको लेकर थोड़े विद्रोह की आग सी आने लगी। एंड देन फिर उस टाइम पे एक बात और मानी जाती थी कि भाई अगर आप समुद्र के रास्ते से अगर किसी दूसरे देश में जाओगे तो वो जो आपका धर्म है ना वो धर्म नष्ट हो जाएगा, ऐसा उस टाइम पे माना जाता था। इसलिए माय फ्रेंड्स जब आपका बुरमा का युद्ध हुआ और अंग्रेज़ों के जो ऑफिसर्स थे उन्होंने कहा सिपाहियों से कि भाई आप चलो जहाज में बैठो और बुरमा में हम युद्ध करने चलते हैं, लेकिन सिपाहियों ने मना कर दिया क्योंकि उन्हें इस बात का डर था। लेकिन वो मान गए थे कि वो कह रहे थे कि हम आपके यहाँ पे ज़मीन के रास्ते से जा सकते हैं लेकिन हम यहाँ पे समुंदर के रास्ते से बिल्कुल भी नहीं जाएंगे। तो माय फ्रेंड्स इस बात के लिए उन्हें पनिशमेंट भी दी गई, और आगे चल के ब्रिटिश जो थे एक नया लॉ लेके आ गए, और उस लॉ में साफ साफ लिखा हुआ था कि भाई अगर कोई भी सिपाही हमारे यहाँ पे बनना चाहेगा ना, हमारी मतलब कि इसके अंदर कोई सिपाही बनना चाहेगा तो उसको भाई हम सी के रास्ते से समुद्र के रास्ते से कहीं भी लेके जाएं तो उसको जाना पड़ेगा, वो मना नहीं कर सकता। उसके बाद माय फ्रेंड्स यहाँ पे बारी आती है हमारी एक्टिविटी की, जो कि कहती है इमेजिन यू आर अ सिपाही इन द कंपनी आर्मी एडवाइजिंग यूर नेफ्यू नॉट टू टेक द एम्प्लॉयमेंट इन द आर्मी, व्हाट रीज़न वुड यू गिव। कि अब यहाँ पे एक्टिविटी आपको बहुत एक कमाल बात कहती है कि भाई आप एक बार इमेजिन करो, सोचो कि भाई आपका मानो कोई आप चाचा हो, आपका कोई भतीजा है, ठीक है। आपको उसको बताना है कि भाई आप एक काम करो कि भाई आपको ना यहाँ पे मतलब इसकी जो अंग्रेज़ों की आर्मी है इसके अंदर आपको नहीं जाना है, ठीक है। ओ सॉरी यार, वो थोड़ा कन्फ्यूज़न हो गया। यहाँ पे जो आपका मानो चाचा का लड़का है, आपका भाई है, आप भाई ही लगा लो यार, छोड़ो ये नेफ्यू नुफ्यू को, आप हो आपके चाचा का लड़का, आप इसको समझो, आपको इसको कहना है कि भाई आप इस आर्मी के अंदर ज्वाइन मत करना, अंग्रेज़ों की आर्मी के अंदर। तो आप उसको क्या कुछ बातें कहोगे माय फ्रेंड्स, तो मेन बात ये है, अब वो मेरे को कमेंट करके बताओ फटाफट से, बाकी मेरे को उसको इंस्टाग्राम के ऊपर भी सेंड कर सकते हैं। एंड हम अब आपको आगे बताते हैं। सो आगे बताते हैं सिपाहीज ऑल्सो रिएक्टेड टू वट वॉज हैपनिंग इन द कंट्री साइड। Many of them were peasants and had families living in the village, so the anger of the peasant quickly spread among the सिपाहीज। और माय फ्रेंड्स ये तो बात आप सभी जानते हैं कि भाई जो सिपाही होते हैं ज़्यादातर आपके जो कंट्री साइड का एरिया होता है या फिर मैं गांव का एरिया बोलूँ वहाँ से आते हैं। तो जब वहाँ पे ज़मींदार के साथ में ऐसा सीन हो रहा है तो वो बात जल्दी से सिपाहियों के बीच में भी आना स्टार्ट हो गई। तो इस वजह से ये दोनों इकट्ठे यहाँ पे भड़कने लगे और इनके मन में यहाँ पे गुस्सा आने लगा, ठीक है। तो उसके बाद माय फ्रेंड्स अब हम आगे स्टडी करने वाले हैं रिस्पॉन्सेज टू रिफॉर्म्स, ठीक है। तो चलो यार इसको भी देखते हैं। अब कहता है द ब्रिटिश बिलीव दैट इंडियन सोसाइटी हैड टू बी रिफॉर्म्ड, लॉज वर पास टू स्टॉप द प्रैक्टिस ऑफ सती एंड टू इनकरेज द रीमैरिज ऑफ विडोज। India's English language education was actively promoted after 1830s. The company allowed Christian missionaries to function freely in the domain and even own land and property. In 1850, a new law was passed to make the conversion to Christianity easier. The law allowed an Indian who had converted to Christianity to inherit the property of his ancestor. Many Indians began to feel that the British were destroying
their religions, their social customs and their traditional way of life. There were of course other Indians who wanted to change existing social practices. You will read about these reformers and the reforms movement in chapter 7. अब माय फ्रेंड्स यहाँ पे बेसिकली क्या सीन होता है, चलो उसको एक्सप्लेन करते हैं आप सभी को, ठीक है। अब यहाँ पे यार जो ये अंग्रेज लोग थे, अब ये चाहते थे कि भाई यहाँ पे यार बहुत हो गया, हमें काम करते हैं इन हिंदुओं को या फिर जो इंडिया के लोग रहते हैं इनको अपने अकॉर्डिंगली ट्रेन करते हैं, ठीक है सर। उस वजह से माय फ्रेंड्स इन्होंने बहुत सारे ऐसे आपके लॉ पास किए, कानून पास किए, जो कि जिनमें होने क्या लगा कि जैसे कि हमारे यहाँ पे सती प्रथा होती थी, इसको ख़त्म कर दो। उसके बाद यार एक कानून आया कि भाई जो ये विडो हो जाती हैं, आई मीन विधवा हो जाती हैं, इनकी हम दोबारा से शादी कर सकते हैं। तो कुछ ऐसे लॉ है माय फ्रेंड्स लेके आने लगे, आई मीन ये हमारे निजी मामलों में फिर दखल देने लगे। उसके बाद बता रहे हैं कि भाई जो इंग्लिश लैंग्वेज थी उन्होंने उसको भी बढ़ावा दिया कि भाई इंग्लिश लैंग्वेज को सिखाया जाए। उसके बाद ये चाहते थे कि भाई जो बहुत सारे लोग यहाँ पर रहते हैं इनका जो धर्म है इसी के अंदर गड़बड़ है, तो हम यहाँ पे क्रिश्चियनिटी को भी लेके आते हैं। अगर कोई यहाँ पे क्रिश्चियनिटी के अंदर बदलना चाहता है तो इसको ये थोड़ी बहुत और ज़्यादा फीचर्स, आई मीन खूबियाँ या फिर प्रिविलेज दे देते थे, मैं आपको सही बताऊं तो, ठीक है। उससे माय फ्रेंड्स उनको थोड़ा बहुत फ़ायदा होता था, लेकिन इसको लोगों ने वहाँ पे विपरीत लिया। उन्होंने सोचा कि भाई अंग्रेज हमें अपने जैसा बनाना चाहते हैं, जो हमारे पुराने हमारे धार्मिक हमारे विचार हैं या फिर हमारी जो धार्मिक धारणाएं हैं उन सभी को ख़त्म करना चाहते हैं। इसलिए लोगों ने इसका विरोध किया, जबकि कुछ लोगों को इसके सहमत में भी थे, जिनके बारे में हम पहले भी जान चुके हैं, जिनको हम सोशल रिफॉर्मर्स भी बोलते हैं, और बाकी उनके बारे में हम ज़्यादा जानने वाले हैं आपके चैप्टर नंबर 7 के अंदर, ठीक है माय फ्रेंड्स। तो ये सब बातें हमें क्लियर हो चुकी हैं, उसके साथ आपको आगे बताती हैं। सो आगे कहते हैं, दो the eye of the people to get a glimpse of what people were thinking those days about British rule, study source 1 and 2। कि चलो भाई अब हम जानते हैं कि भाई आखिरकार जो वो लोग थे ना वो उस टाइम पे अंग्रेज़ों के बारे में क्या बातें सोच रहे थे। तो उसके लिए हमें पढ़नी पड़ेगी हमारी सोर्स नंबर 1 एंड सोर्स नंबर 2। तो चलो देखते हैं। यहाँ पे माय फ्रेंड्स हमारे पास गिवन है, एक मिनट उससे पहले इस पिक्चर के बारे में भी आप सभी को बातें बता देते हैं। तो यहाँ पे गिवन है, सिपाहीज एक्सचेंज न्यूज़ एंड रूमर्स इन द बाजार्स ऑफ नॉर्थ इंडिया, सोर्स 1। अब यहाँ पे लिखा हुआ है कि भाई जो सिपाही हैं यहाँ पे एक दूसरे के साथ में खबर को मतलब कि बता रहे हैं कि भाई तूने ये खबर सुनी या तूने ये नहीं सुनी, आई मीन आप समझ के बातों को इधर से उधर करने का काम ये लोग यहाँ पे कर रहे हैं। उसके बाद चलो यार अब आपको बताते हैं द लिस्ट ऑफ 84 रूलर्स की, भाई यहाँ पे 84 रूलर्स की आपको लिस्ट बताई गई है। बाकी देखते हैं क्या कुछ बातें गिवन है। यहाँ पे बोल रहे हैं, गिवन हेयर आर एक्सक्रप्ट्स फ्रॉम द बुक मझा परवास रिटन बाय द विष्णु भट्ट गोडसे अ ब्राह्मण फ्रॉम अ विलेज इन महाराष्ट्र। की भाई आपकी एक बुक है माय फ्रेंड्स जिसका नाम है मझा परवास, जो कि लिखी है आपके विष्णु भट्ट गोडसे ने, जो कि आपके एक ब्राह्मण हैं और आपके महाराष्ट्र से बिलोंग करते हैं। He and his uncle had set out to attend a yajna being organized in the मथुरा। अब इसको और इसके अंकल को बुलाया गया मथुरा के अंदर एक यज्ञ को अटेंड करने के लिए, ठीक है, कि भाई आप आओ हमारे यज्ञ में आके बैठो, हम आपको कुछ बातें बताएंगे, ठीक है। किसी ने बुलाया होगा तो चलो आगे जानते हैं। आगे बताते हैं, विष्णु भट्ट राइट्स दैट दे मीट सम सिपाहीज ऑन द वे who told them that they should not proceed on the journey because a massive upheaval was going to break out in 3 days। कि भाई जब वो वहाँ पे जा रहे थे यज्ञ के लिए तो रास्ते में कुछ सिपाहियों ने उनको बताया कि भाई आप नहीं जाओ क्योंकि यार कुछ ही दिनों में यहाँ पे बहुत बड़ा विद्रोह होने वाला है, ठीक है। उसके बाद आगे बताते हैं, द सिपाहीज सेड द इंग्लिश वर डिटरमाइंड टू वाइप आउट द रिलीजन्स ऑफ हिंदू एंड मुस्लिम्स। दे हैड मेड अ लिस्ट ऑफ 84 रूलर्स एंड दे अनाउंस दीज इन अ गैदरिंग ऑफ ऑल बिग किंग्स एंड प्रिंसेस इन कोलकाता। दे सेड दैट द kings refused to accept these rules and warned the English of dire consequences and massive upheaval if these are implemented. That the kings all returned to their capitals in a great anger. All the big people began making plans. A date was fixed for the war of religion and the secret plans had been circulated from the cantonment in the Meerut by letter sent to different cantonment। विष्णु भट्ट गोडसे महाजना परवास PP 23-24। अब माय फ्रेंड्स यहाँ पे बेसिकली उन सभी को यही बात बताई जाती है कि भाई बहुत सारे राजाओं ने बैठ के मीटिंग की है, उस मीटिंग में हमारा ये जो
मतलब कि ये निष्कर्ष निकला कि भाई ये जो अंग्रेज हैं ये हमारे जो धर्म है उसको ख़त्म करना चाहते हैं, हिंदुओं का धर्म भी ख़त्म करना चाहते हैं और मुस्लिम का भी ख़त्म करना चाहते हैं, ये यहाँ पे क्रिश्चियनिटी लेके आना चाहते हैं। तो इसी वजह से हम यहाँ पे सभी मिलकर एक बहुत बड़ा विद्रोह करने वाले हैं। सभी राजाओं के साथ में ये बात फैल चुकी है और कुछ ही दिनों में ये विद्रोह होने वाला है, तो इस वजह से आप इस यात्रा पर मत जाइए, ठीक है। तो ये बात हमें पता लगती है इसकी बुक से। बाकी चलो माय फ्रेंड्स, इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं और अब हम आपको बताते हैं सोर्स 2 के बारे में। तो यहाँ पे कहते हैं देयर वॉज सून एक्साइटमेंट इन एवरी रेजिमेंट, कि भाई जल्द ही कोई एक्साइटमेंट आने वाली है हर एक रेजिमेंट के अंदर। रेजिमेंट माय फ्रेंड्स वो होता है जहाँ पे आपके सिपाही वगैरह रहते हैं। अनदर अकाउंट वी हैव फ्रॉम दोज डेज आर द मेमोरीज ऑफ द सूबेदार सीतारमन पांडे। अब ये हमें देखने को मिलता है मेमोरीज, किसकी मेमोरीज में से? सूबेदार जो आपके सीतारमन पांडे थे उसकी मेमोरी में से। सीतारमन पांडे वॉज रिक्रूटेड इन 1812 एज अ सिपाही इन बंगाल नेवी आर्मी। ये आपके सिपाही नियुक्त किए गए थे आपकी जो बंगाल की नेटिव आर्मी थी उसके अंदर। ही सर्व्ड द इंग्लिश फॉर 48 ईयर्स एंड रिटायर्ड इन 1860। इन्होंने इंग्लिश को 48 साल उनके यहाँ पे नौकरी की और इन्होंने 1860 के अंदर यहाँ पे रिटायरमेंट ली, ठीक है। अब बताते हैं ही हेल्प द ब्रिटिश टू सप्रेस द रेबेलियन दो हिज ओवन सन वॉज अ रेबल एंड वॉज किल्ड बाय द ब्रिटिश इन फ्रंट ऑफ हिज आइज। अब यहाँ पे बताते हैं कि भाई इन्होंने अंग्रेजों का साथ दिया इस विद्रोह को दबाने के अंदर, जबकि इसका जो खुद का लड़का था वो विद्रोह में शामिल था और वो इसकी आंखों के सामने ही यहाँ पे मारा गया। अब बताते हैं ऑन रिटायरमेंट ही वॉज परसुएडेड बाय हिज कमांडिंग ऑफिसर्स नोरगेट टू राइट हिज मेमोरीज। अब यहाँ पे बता रहे हैं कि रिटायरमेंट के टाइम पे जो उसका कमांडिंग ऑफिसर था उसने कहा कि भाई जो भी तुम्हारी मेमोरीज है तुम उन्हें राइट कर दो किसी पेज के ऊपर यहाँ पे, ठीक है। ही कंप्लीटेड द राइटिंग इन 1861। तो उसने सारी राइटिंग्स को कंप्लीट कर दिया 1861 के अंदर। इन अवधि एंड नोरगेटे ट्रांसलेटेड इट इनटू इंग्लिश एंड हैड इट पब्लिश्ड अंडर द टाइटल फ्रॉम सिपाही टू सूबेदार। और फिर उसको पब्लिश किया गया कि भाई सिपाही से सूबेदार ये कैसे बना, उसको मतलब पूरा पब्लिश कर दिया फिर न्यूज़पेपर में। हियर इज़ अ एक्सपर्ट फ्रॉम व्हाट सीतारमन पांडे रोट किए। तो हमें यहाँ पे देखने को मिलेगा कि भाई सीतारमन पांडे ने क्या बात यहाँ पे लिखी थी। It is my humble opinion that this sieging of Oudh filled the minds of sepoys with the distrust and led them to plot against the government. Agents of the Nawab of Awadh and also the King of Delhi were sent all over India to discover the temper of the army. They worked upon the feelings of sepoys, telling them how treacherously the foreigners had behaved toward their kings. They invited 10,000 lies and promises to persuade the soldiers to mutiny and turn against their masters. The English, with the object of restoring the Emperor of Delhi to the throne, they maintained that this was wholly within the army's power if the soldiers would only act together and do as they आर एडवाइज्ड। अब यहाँ पे बताया गया है कि भाई यहाँ पे जो दिल्ली के सुल्तान थे, अवध के सुल्तान थे, उसने बहुत सारे अपने सिपाहियों को यहाँ पे भेजा था बाकी सिपाहियों को ये बात बताने के लिए कि भाई हमें यहाँ पे विद्रोह करना है, इनको हराना है, और उन्हें भड़काया गया कि भाई यहाँ पे वो अपने इंग्लिश मास्टर की तरफ में विद्रोह कर दें। जिस वजह से क्या हो पाए कि भाई जो उनका यहाँ पे गद्दी छिन चुकी थी उन्हें गद्दी वापस से मिल पाए। तो ये सब बातें यहाँ पे उसने लिखी हैं कि भाई ऐसे कुछ यहाँ पे उन लोगों ने अपनी चाल को चला था, ठीक है। उसके बाद कहते हैं इट chanced that about this time the Sarkar sent parties of men from each regiment to different garrison for instructions in the use of the new rifle. These men performed the new drill for some time until a sport got about by some means or the other that the cartridge used for these new rifles were greased with the fat of cow and pigs. The men from our regiment wrote to the others in the regiment telling about this, and there was soon excitement in the every regiment. Some people pointed out that in the 40 years service nothing had ever been done by the Sarkar to insult their religions, but I have already mentioned that sepoys' minds had been inflamed by the Sanjo of Oudh. Interested parties were quick to point out that this great aim of the English was to turn all into Christians, and they had therefore introduced the cartridge in the order of bring this about. Since both the
Mohammedans and the Hindus would be defiled by using it। अब माय फ्रेंड्स यहाँ पे बताते हैं आपको बेसिकली क्या कुछ बातें बताना चाहता है, बहुत गहरी बात है, आप इसको ध्यान से समझना, ठीक है। अब यहाँ पे बेसिकली आप सभी को बताना चाहता है कि भाई देखो यार, मतलब कि आपके जो अंग्रेज़ थे ना, मतलब कि ऐसी आपकी अफवाह आर्मी के अंदर फैल गई, मतलब ऐसी बातें आपकी आर्मी के अंदर फैला दी और बहुत तेज़ी से फैला दी कि भाई अब यहाँ पे नई राइफ़ल लेके आए हैं अंग्रेज आप सभी के लिए। आपको पता है कि राइफ़ल थोड़ी आपकी लंबी गन होती है, ऐसे नई राइफ़ल लेके आए हैं और उसके अंदर जो आपकी गोली डलती है, जो आपका कार्ट्रिज डलता है, उसके एक तरफ तो आपकी गाय की चर्बी लगी हुई है और एक तरफ लगी हुई है आपकी पिग की या फिर मैं बोलूँ सूअर की चर्बी लगी हुई है, ठीक है। और यहाँ पे उसको आपके माउथ से मतलब कि उसको छीलने के बाद तब उसके अंदर डाल के जब चलाया जाता है उसको, ठीक है। तो ये बातें पूरी सेना में फैला दी कि भाई अंग्रेज़ ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि देखो यार, अब जो हमारे मुस्लिम धर्म के लोग होते हैं वो यहाँ पे पिग के लिए वो करते हैं और जो हमारे हिंदू के होते हैं वो हमारी गाय के लिए वो करते हैं। तो इससे क्या हो कि भाई ये दोनों धर्म ही एक साथ ख़त्म हो जाएंगे और यहाँ पर फिर बाद में क्रिश्चियनिटी आ जाएगी, अंग्रेज़ों का धर्म आ जाएगा। तो ऐसा कुछ लोगों का मानना था और यही बात एक रेजिमेंट से दूसरी रेजिमेंट में फटाफट से उन लोगों ने फैला दी और यही थी एक्साइटमेंट जो कि भाई सभी रेजिमेंट्स के अंदर फैल गई थी और उसने यहाँ पे लिख के उसको बताया है। फिर कहते हैं दी कर्नल साहब was of the opinion that the excitement which even he could not fail to see would pass off as it had done before, and he recommended me to go to my home सीतारामन पांडे फ्रॉम द सिपोइज ऑफ दिस। अब यहाँ पे सीतारामन पांडे ने ये कुछ बातें लिखी हैं और ये सब बातें लेने के बाद उसको यहाँ पे कह दिया गया कि भाई जाओ आप अपने घर पे जा सकते हो, ठीक है। अब ये देखो माय फ्रेंड्स, आपकी जो पिक्चर ये कहती है रेबल सिपोइज एट मेरठ अटैक ऑफिसर एंटर देयर होम्स एंड सेट फायर टू द बिल्डिंग। कि भाई यहाँ पे आपकी मेरठ के अंदर कैसे इन देखो सिपाहियों ने मिलके ऑफिसर के घर के ऊपर अटैक कर दिया और उसके ऊपर आग लगा दी। उसके बाद आगे आपके पास अगेन से माय फ्रेंड्स एक अच्छी सी एक्टिविटी आती है जो कि कहती है व्हाट वर द इम्पोर्टेंस कंसर्न्स इन द माइंड्स ऑफ द पीपल अकॉर्डिंग टू द सीताराम एंड अकॉर्डिंग टू द विष्णु भट्टा। ये आपने दोनों सोर्स पढ़ ली, 1B और 2B, तो इससे क्या इंपॉर्टेंट बातें आपको लगी लोगों के मन में और उसको आप लिख के हमें यहाँ पे बता सकते हो, नीचे कमेंट्स में भी लिख सकते हो, मेरे को इंस्टा भी कर सकते हो आप लोग, ठीक है। उसके बाद कहते हैं व्हाट रोल डिड दे थिंक द रूलर्स वर प्लेइंग, व्हाट रोल डिड द सिपोइज सीम्स टू प्ले। कि भाई यहाँ पे जो राजा थे आखिरकार वो अपना क्या काम यहाँ पे प्ले कर रहे थे और जो सिपाही थे वो अपना क्या काम प्ले कर रहे थे। आप उसके बारे में भी कुछ बातें लिखिए और उसको भी इसमें ऐड कीजिए और हमारे पास उसको सेंड कीजिए, ठीक है। उसके बाद चलो माय फ्रेंड्स, अब हमारा टॉपिक निकल के आता है अ म्यूटनी बिकेम्स अ पॉपुलर रेबेलियन। कि भाई जैसे यहाँ पे सिपाहियों ने थोड़ा सा विद्रोह किया, ये आगे चल के आपका बहुत बड़ा विद्रोह हो गया और बहुत क्रांति यहाँ पे फैल गई। ये फैलती ही गई आपकी तरीके से। यहाँ पे बताते हैं दो स्ट्रगल्स बिटवीन द रूलर्स एंड द रूल्ड are not usually something, such a struggle becomes quite widespread as a popular resistance so that the power of the state break down. A very large number of people beings to believe that they have a common enemy and rise up against the enemy at the same time. For such a situations to develop, people have to organize, communicate, take innovative एंड डिस्प्ले द कॉन्फिडेंस टू टर्न द सिचुएशंस अराउंड। अब माय फ्रेंड्स यहाँ पे बेसिकली हुआ क्या कि भाई जो जैसे ही आपका ये विद्रोह फैला तो सभी लोगों को लगने लगा कि भाई जो भी हमारे दुश्मन हैं, हम सभी के दुश्मन एक ही हैं, वो हैं अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी। हम सभी को मिलके इसको उखाड़ फेंकना है, जैसे हम इसको उखाड़ फेंकेंगे तो जो हमारी सारी सिचुएशंस हैं वो बिल्कुल ठीक हो जाएंगी। तो इस वजह से जो आपका ये विद्रोह था माय फ्रेंड्स आगे चल के बहुत बड़ा विद्रोह हो गया, ठीक है। तो ये कुछ बातें आपको यहाँ तक बताता है, बाकी हम नेक्स्ट टॉपिक को कल वाले पार्ट के अंदर कंटिन्यू करेंगे। आज के पार्ट को हम यहीं पे एंड करते हैं। अगर आप सभी को अच्छा लगा है तो माय फ्रेंड्स इसको शेयर करना अपने फ्रेंड्स के साथ में बिल्कुल भी मत भूलना, जिससे कि उनकी भी हेल्प हो पाए और वो भी नॉलेज को गेन कर पाएँ। तो आपसे मिलते हैं अगली वीडियो में जल्दी ही। तब तक के लिए माय फ्रेंड्स आप चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना हमारे वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए। एंड यार बाय बाय।